हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अमरजीत सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 कैपिटल ए ने हमें अलाउड किया है। फ्रेंड, यू तो ये रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सेक्शन है, लेकिन इस रिटर्न की कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं जिनको डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसा कि हमें पता है कि इस रिटर्न को हम 25% या फिर 50% जो भी टाइम पीरियड एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर के एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट की पेमेंट करके इस रिटर्न को हम फाइल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, हम कुछ एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद एसएससी को कुछ एडिशनल टैक्स पे ही ना करना पड़े, या कई बार जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस रिटर्न फाइल करने से क्या हमारे असेसमेंट्स की लिमिट तो नहीं बढ़ रही है। जो हमारा असेसमेंट करने का टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 143(2) या 143(3) या रेगुलर असेसमेंट 144 में जो होता है, या रीअसेसमेंट 147 में होता है, उनकी टाइम लिमिट तो नहीं एक्सटेंड हो जाएगी इस रिटर्न को भरने को। तो ऐसी कुछ टेक्निकल इश्यू को ही हम आज अपनी वीडियो में इन 8-10 स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड, पहले डिस्कस कर लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न की मेन फीचर्स क्या है? फॉर्म का नाम रहेगा आईटीआर यू। आईटीआर यू इस आईटीआर को नाम दिया गया अगर आप कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा 24 मंथ्स में आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। 24 मंथ कहां से स्टार्ट होंगे आपके? जब आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड हो जाएगा। जब आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड हो जाएगा तो उससे आप 24 मंथ्स का टाइम आपको मिल जाएगा। लाइक हमें असेसमेंट ईयर 22 23 अभी हमारा फिनिश हुआ है, जिसका हमें पता है कि रिवाइज और बिलेटेड रिटर्न का टाइम दिसंबर 22 में खत्म हो चुका है। उसके बाद अगर अब हमें कोई रिटर्न फाइल करनी है तो वो अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर यू के थ्रू ही फाइल की जा सकती है। और वो कब तक फाइल की जा सकेगी? इस असेसमेंट ईयर का लास्ट हुआ मार्च 23 यानी कि 24 मंथ्स यानी कि मार्च 25 तक आप असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। देन इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, any type of assessee, whether or not he had filed return earlier under section 139(1)(4)(5), इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने पहले रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, या उस एसएससी के स्टेटस क्या है, क्या वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, एओपी है। कोई भी स्टेटस का एसएससी इसको फाइल कर सकता है, और चाहे उसने पहले रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएगा। हमें पता है 139(1) में इन टाइम लिमिट को असेसमेंट ईयर 22-23 के रिगार्डिंग ही डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है ओरिजिनल रिटर्न हमारी असेसमेंट ईयर 22-23 तक की कब तक जानी थी। या तो आप इंडिविजुअल है तो जुलाई 31 तक फाइल कर दें, अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी है तो 31 अक्टूबर तक कर दें, और अगर आप टीपी के एसएससी हैं तो 30 नवंबर 2022 तक उस रिटर्न को फाइल कर दें। इसको बिलेटेड या रिवाइज करना है अगर आपको, तो कब तक कर सकते थे आप? 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि दिसंबर 22 तक आप बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते थे। और अब अपडेटेड रिटर्न ने क्या कहा? अपडेटेड रिटर्न ने कहा कि 24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि मार्च 25 तक आप अपडेटेड रिटर्न को भी फाइल कर पाएंगे। तो ये टाइम लिमिट हुई हमारी वेरियस रिटर्न फाइलिंग की। इसको एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो अगर आप पहला जो असेसमेंट इस ईयर इसका स्टार्ट हुआ, यानी कि रूल 12 एसी भी एक इसके लिए बनाया गया है। उसने बताया कि पहली जो रिटर्न होगी आपकी स्टार्ट, वो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 20 से जो असेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, वो असेसमेंट ईयर इसका पहला असेसमेंट ईयर होगा जिसकी रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि
2021 की रिटर्न आप कहां तक फाइल कर सकते थे? मार्च 20 तक फाइल कर सकते हैं। तो मार्च 23 तक यानी कि जो अभी अपकमिंग टाइमलाइन है, मार्च 23 में आपको 20-21 की रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न अगर फाइल करनी है तो 20-21 की असेसमेंट या 20-21 की रिटर्न आप मार्च 23 तक फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से असेसमेंट ईयर 21-22 की आप मार्च 24 तक कर सकते हैं, और असेसमेंट ईयर 22-23 जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया कि मार्च 25 तक कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए वन पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल कर पा रहा हूं। अब देख लेते हैं कि क्या अलाउड नहीं होगा इस रिटर्न के थ्रू। इस रिटर्न में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये रिटर्न आपके फायदे के लिए कम होगी। आपके फायदे के लिए तो गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल या कुछ कैलकुलेशन हमने निकाली है जिसमें एक दो जगह आपको फायदा हो सकता है, लेकिन मेन फायदा इसमें रहेगा गवर्नमेंट को। उसने बोला कि आप कोई भी लॉस रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अपडेटेड लॉस रिटर्न फाइल करनी थी तो आपको टाइम लिमिट दी हुई है, आप अपनी रेगुलर रिटर्न फाइल करते। ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, 2 साल का टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी लॉस नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपका। कोई भी लायबिलिटी आपकी डिक्रीज नहीं होने देंगे जो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है 139(1), 4 या 5 में। आपने इनकम अगर मान लो 15 लाख की पहले दिखा दी है 139(1) या 4 या 5 के थ्रू, तो उस 15 लाख को हम 20 लाख तो कर सकते हैं, लेकिन 15 लाख की इनकम को आप 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख नहीं कर सकते, कम नहीं कर पाएंगे लायबिलिटी को। इस रिटर्न के थ्रू बढ़ा के आपको दिखानी ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ एडिशनल टैक्स उसके पास आए। कोई भी ऑब्वियस है, जब आप लायबिलिटी नहीं कम कर सकते, कोई लॉस नहीं दिखा सकते, कोई रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा इस रिटर्न के थ्रू। अगर आपका सपोज करो कि टीडीएस उस इनकम के अगेंस्ट आपके पास टीडीएस भी पड़ा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं है कि उस टीडीएस को एडजस्ट करने के बाद जो रह गया टीडीएस वो आपको रिफंड मिल जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू भी हम इसे समझेंगे। अब कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं कि अगर उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में ये 2-3 सिचुएशन बन गई हैं तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में अगर आपके ऊपर सर्च हो गई है तो आप उस असेसमेंट ईयर की या उससे पहले वाले किसी भी असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या असेट्स को रिक्विजिट कर लिया गया है अंडर सेक्शन 132 कैपिटल ए, तो भी आप उस असेसमेंट ईयर की या उससे पहले किसी असेसमेंट की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आपके ऊपर सर्वे हो गया है, लेकिन इसमें से टीडीएस के सर्वे को हटा दिया गया है, सर्वे हो गया अगर आपके ऊपर 133 कैपिटल ए में, तो भी आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे अदर देन टीडीएस सर्वे। आप इलिजिबल नहीं रहेंगे इस रिटर्न को फाइल करने में अगर आप मल्टीपल टाइम फाइल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक असेसमेंट ईयर की आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर ली, उसके बाद आप चाहते हैं कि अब पहले एक इनकम आपको मिल गई थी, अब एक और इनकम आपको मिल गई, आप चाहते हो कि दोबारा से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको एक असेसमेंट के लिए एक चांस मिलेगा, इसलिए हमने लिखा है वन चांस, ओनली वन चांस। सेकंड, अगर आपका कोई असेसमेंट, कोई रीअसेसमेंट या कोई रिवीजन प्रोसीडिंग आपकी ऑलरेडी चल रही है उस असेसमेंट ईयर की, तो उस असेसमेंट ईयर के लिए आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर डिपार्टमेंट को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है बेनामी लॉ में, ब्लैक मनी लॉ में, मनी लैंडरिंग लॉ में या स्मगलिंग रिलेटेड लॉ में, तो भी आप उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, तो भी आप उस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिल गई है डीटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, किसी कंट्री के साथ लाइक सिंगापुर के साथ जैसे हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आई उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की, इन दैट केस भी आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है अंडर चैप्टर 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो भी आप ये अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई और नोटिफिकेशन के थ्रू किसी और पर्सन को नोटिफाइड किया तो वो पर्सन इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो एडिशनल टैक्स देना है, वो एडिशनल टैक्स की एक्चुअल में कंप्यूटेशन कैसे होगी। यही हमें समझना है यहाँ पर
कि अगर हमारे पास टीडीएस या हमारे टैक्सेस पड़े हुए हैं तो वो हम क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ हमें अगर पेमेंट निकलती है तो उसी पे एडिशनल टैक्स पे करना है 25% और 50% का। अदरवाइज हमें इस टैक्स को पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे बनाया है सेक्शन 140 कैपिटल बी, कहता है जो नॉर्मल टैक्स की पेमेंट होती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, हम लोगों को पता है 140 कैपिटल ए में होती है। इसके टैक्स की पेमेंट के लिए बनाया गया 140 कैपिटल बी, टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। उसने दो सिचुएशन बताई हैं आपको कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने कोई रिटर्न ही फाइल नहीं करी और आपकी अपडेटेड रिटर्न ही पहली रिटर्न है, और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप ऑलरेडी भी रिटर्न फाइल कर चुके हैं लेकिन कुछ और इनकम आपके सामने आई, उस इनकम को आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपना टोटल जो भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इनकम दिखा रहे हैं, टोटल जो भी आप इनकम दिखा रहे हैं उस पर आप टैक्स कंप्यूट कर लीजिए। उसके बाद आपके जो एडवांस टैक्सेस टीडीएस या टीसीएस चल रहे थे आप उनको माइनस कर लीजिए। उसके बाद अगर आपकी कोई रिलीफ बनती है अंडर सेक्शन 90, 98, 89 या कोई मैट क्रेडिट बनता है आप उसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो उस पर आप इंटरेस्ट कंप्यूट कर लीजिए अपना, और इन टैक्स और इस इंटरेस्ट को जोड़ लीजिए। ये आपका हो जाएगा टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। इस टोटल टैक्स और इंटरेस्ट पेबल पर, इस टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल पर ही हमें 25% या 50% की पेमेंट, एडिशनल टैक्स की पेमेंट करनी है अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हुए। अदरवाइज अगर आप पे ऑलरेडी सफिशिएंट टीडीएस या एडवांस टैक्स पड़ा हुआ है, आपने ऑलरेडी जो इनकम आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उस पर टीडीएस भी आपका डिडक्ट हुआ था और वो टीडीएस से ही आपका टैक्स एडजस्ट हो गया, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप एडिशनल 25% या एडिशनल 50% का टैक्स जमा कराएं। और इसके साथ साथ आपको लेट फीस, जो भी आपकी लेट फीस, क्योंकि आपका एक 1000 रुपीज प्लस 5000 रुपीज की लेट फीस आपकी लगती है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर, या फिर आपका टाइम पीरियड निकल गया, वो लेट फीस आपकी लगती रहेगी। लेकिन वो लेट फीस का 25% या 50% नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा, केवल जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी निकली और नेक्स्ट लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट निकला उसको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि वो हमारा ई बन गया है। उस ई का, यानी कि उस ई का हम 25% करेंगे और उसी ई का हम 50% करेंगे। 25% अगर हमने असेसमेंट ईयर एंड होने के 12 मंथ के अंदर रिटर्न फाइल कर दी है अपडेटेड तो 25%, अदरवाइज हमें 50% देना होगा। तो ये तो केस हो गया फ्रेंड जब हमने रिटर्न को बिल्कुल फाइल किया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम हमने अपडेटेड रिटर्न के थ्रू हम फाइल कर रहे थे। सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस क्या कहता है कि रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड, एक रिटर्न आपकी ऑलरेडी फाइल्ड है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एक इनकम, कोई आपको नई इनकम मिली है, आप उसको ऐड करने लगे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले पुरानी इनकम प्लस नई इनकम, जितनी भी अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से इनकम है, आप उस टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमने सारी इनकम को जोड़ लिया है, एज ऑल अर्लियर इनकम इंक्लूडेड अफ्रेश इन टोटल इनकम ऑफ द अपडेटेड रिटर्न टू, देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, ऑल द अर्लियर क्लेम टैक्सेस एंड क्रेडिट विल आल्सो बी अवेलेबल अफ्रेश। फ्रेंड, क्योंकि हमने टोटल इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं, जो इनकम हमने ऑलरेडी भी डिक्लेयर कर दी है उस पर भी टैक्स निकाल रहे हैं, तो जितने भी टैक्स हमने पहले भी क्लेम कर लिए पुरानी रिटर्न में, तो उनको भी हम क्लेम करेंगे क्योंकि हमने टैक्स भी दोबारा से कैलकुलेट किया है। हाउएवर अगर आपको पुराने टैक्सों में से कुछ रिफंड मिल चुका है, तो क्योंकि अब आपको पूरा टैक्स दोबारा से क्लेम करा दिया है, तो उस रिफंड को आप जोड़ देंगे, उससे अपना टैक्स पेबल बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने आपको दोबारा से टैक्सेस सारे अलाउड कर दिए हैं। उसके बाद अगर आपका कोई न्यू टीडीएस का क्लेम है या कोई नया क्रेडिट बनता है, तो आप उसको भी माइनस कर लीजिए, क्योंकि जो आप इनकम दिखा रहे हैं अगर उससे रिलेटेड कोई टीडीएस या कोई नया क्रेडिट आपको लगता है कि आप उस इनकम से रिलेटेड है, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। देन फिर हम उसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं यहाँ पर। देन क्या होगा फ्रेंड कि हमारा नेट टैक्स पेबल निकल आएगा हमारा, उसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे, नेट टैक्स इंटरेस्ट आ जाएगा, जो भी आपकी लेट फीस है वो आ जाएगी, उस पर आप एडिशनल टैक्स निकालेंगे, यानी कि एडिशनल टैक्स हमें अगेन ई पर निकालना है। ई का मतलब अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट आई आपकी टीडीएस माइनस करने के बाद, क्रेडिट माइनस करने के बाद, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट,
उस नेट टैक्स पेबल का हमें 25% या 50% गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पे हमने क्या एक टेक्निकल इशू देखा, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा कोई टीडीएस पड़ा हुआ है जिससे हमारा टोटल टैक्स जो नई इनकम पे बना है वो हमारा एडजस्ट हो गया है, और उस इनकम पे हमारा टीडीएस कटा हुआ था और उस वजह से एडजस्ट हो गया है, तो हमें कुछ भी एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक कंफ्यूजन है कि हमें हर बार ही एडिशनल टैक्स देना है। ऐसी कई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये हमने एक एग्जांपल बनाया है जिसको हम अमाउंट के थ्रू भी समझते हैं थोड़ा। एक ऐसा एग्जांपल जहां पे आपकी इनकम 4,99,000 है, यानी कि 5 लाख से नीचे है, जिसमें आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी क्योंकि आप 5 लाख से नीचे हैं। तो आपका टैक्स तो कुछ नहीं आया इसके अंदर, आपने पहली बार 4,99,000 दिखाया, टैक्स कुछ नहीं आया, लेकिन आपकी लेट फीस आएगी 1,000 रुपए क्योंकि आप 5 लाख से नीचे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहीं मना नहीं करा है कि आप केवल लेट फीस दिखाकर इसको इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी हमने कंडीशन पढ़ी हैं उसमें हमें सिंपल ये देखने को मिला कि कोई नया रिफंड नहीं मिलेगा, कोई टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते हैं हम इसके थ्रू, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई लॉस नहीं क्लेम कर सकते, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि केवल अगर टैक्स नील हो गया है और केवल लेट फीस आ रही है तो मैं इसको अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता हूं। तो ये भी एक एग्जांपल बनेगा आपका जिसमें आपको केवल 1,000 की लेट फीस फाइल करनी है, और वो भी अगर आपका टीडीएस सपोज करो 4,000 का पड़ा हुआ है तो उसी से लेट फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 3,000 जो पड़े हैं लेकिन बचे आपके लेट फीस एडजस्ट होने के बाद, वो आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। बस आईटीआर यू जो मना करती है, आपको रिफंड देने के लिए मना करती है, लॉस आपको क्लेम नहीं कराएगी और आपकी पुरानी लायबिलिटी को कम नहीं करेगी। अगर आपकी फर्स्ट टाइम रिटर्न जा रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 8 लाख का टोटल इनकम मान ली हमने, फर्स्ट टाइम हम 8 लाख की टोटल इनकम दिखा रहे हैं, उस पर हमारा टैक्स निकल के आया 72,500, यानी कि टोटल टैक्स आ गया हमारा 75,400 रुपए, जिसपे हमने इंटरेस्ट निकाला 2639 का, क्योंकि 5 लाख से ऊपर इनकम थी, लेट फीस हमारी ये लग गई 83,039 रुपीज का हमारा टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। हमने ये मान लिया कि हमारे पास 40,000 रुपए का टीडीएस पड़ा हुआ है। 40,000 का टीडीएस पड़ा है तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी क्या रही? 43,000 रुपए। तो यानी कि आपको जो 25% या 50% एक्स्ट्रा देना है वो किस पे देना है? 43,000 जो आपकी लायबिलिटी आई उसमें से अपनी लेट फीस भी हटा दो। 38,000 की आपकी नेट लायबिलिटी है। 38,000 की नेट लायबिलिटी पर आपको 38,000 की नेट लायबिलिटी है जिसके ऊपर आपको 25% का एडिशनल टैक्स पे करना होगा। एडिशनल टैक्स पे करना होगा, यानी कि 38,039 इंटू 25%, 9510। तो हमने क्या समझा कि टीडीएस की डिडक्शन आपको हमेशा मिलेगी जब भी आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इस स्लाइड के थ्रू हम समझना चाह रहे हैं कि क्या ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करना हमारे असेसमेंट्स की टाइम लिमिट को भी बढ़ा देगा। तो हम देख लेते हैं हमारे असेसमेंट और इंटीमेशन वगैरह की टाइम लिमिट क्या होती है। हमें पता है कि इंटीमेशन हमारी 9 मंथ्स में आ सकती है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने रिटर्न फाइल की है। तो अब जब भी आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल करेंगे तो उसके 9 मंथ का टाइम और मिल जाएगा इंटीमेशन को भेजने का। तो ये आपको इंटीमेशन 9 मंथ्स में आया करेगी। उसी तरह से रेगुलर असेसमेंट का टाइम हमें पता है 143.3 में नोटिस आ सकता है, 143.2 में आपको 143.3 असेसमेंट के लिए 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। यानी कि जिसमें भी रिटर्न फाइल करेंगे अब वो चाहे हमारी, क्योंकि रिटर्न कौन सी मानी जाती है? 139 सेक्शन 139 में आपकी रिवाइज भी आएगी, ओरिजिनल भी आएगी, इवन अपडेटेड भी आएगी। तो जब भी आप इस रिटर्न को फाइल करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के फिर 3 मंथ्स मिल जाएंगे उनको नोटिस देने के लिए। और जैसा कि हमें पता है कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 9 मंथ्स के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना होता है 143.3 का और 144 का रेगुलर का। तो क्योंकि वो टाइम लिमिट हमारी खत्म हो सकती है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की वजह से, इसलिए वहां पर सेक्शन में डाल दिया गया है कि
सेक्शन 153 में प्रोवाइजो डाल दिया गया है कि अगर आपकी इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न है तो हम आपके ये जो 9 मंथ लेंगे वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से नहीं लेंगे, हम लेंगे 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच अपडेटेड रिटर्न इज फाइल। जब आपने इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया हम 9 मंथ आपके वहां से लेंगे। उसके बाद फ्रेंड रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट हमें पता है रीअसेसमेंट 3 to 10 years तक आपका केस खुल सकता है फ्रेंड। 3 से लेकर 10 सालों तक आपका केस खुल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की इनकम है और कुछ सॉलिड एविडेंस है आपके पास तो 3 से ऊपर भी जा सकते हैं, अदरवाइज 3 years तक ही आपका 3 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक ही केस खुलता है। तो हमें पता है कि और हम अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं 2 years तक रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है 147 में भी वन असेसिंग ऑफिसर के पास सफिशिएंट टाइम है रीअसेसमेंट का भी इन केस आप कोई अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं फ्रेंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि सपोज करिए अगर ऐसा कोई केस बनता है कि आपने 1 साल के लॉसेस अपने कम किए, 1 साल के आपने अपने लॉसेस कम किए, लॉसेस कम किए, आप लाइबिलिटी तो बढ़ा नहीं सकते इसमें, आपने अपने अपने लॉसेस उठा के कम कर दिए। तो जब आप लॉसेस इस साल के कम करेंगे तो आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी कम होंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कम होंगे तो अगले सालों में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी कम होगा। तो यानी कि 1 साल का लॉसेस आपका अगले सालों को भी इंपैक्ट कर रहा है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कम हुए हैं तो आप उन हर ईयर की रिटर्न को फाइल करेंगे जिस ईयर के लॉसेस पर ये इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कम हुए हैं वो किसी साल के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी कम हुए हैं उस साल के तो उस रिटर्न को भी आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल करेंगे। उसके बाद एक ये 144 में छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है अपडेटेड रिटर्न को लेकर ही। पहले हमें पता है कि 139, 1, 4 और 5 का रेफरेंस दिया होता था, अगर आपने इन सेक्शनों में रिटर्न फाइल नहीं करी तो हो सकता है कि आपका असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाए। अब उसके अंदर अपडेटेड रिटर्न को भी इंक्लूड कर दिया गया है इन्हीं सेक्शनों के साथ। सब सेक्शन 8A को भी डाल दिया गया है कि जो हमें बोलता है कि अगर आपने अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं किया तो भी हो सकता है कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इश्यूज थे जो डिस्कस करना जरूरी था अपडेटेड रिटर्न को फाइल करते हुए। अगर हम इनको ध्यान रखते हैं तो हम कई जगह अपना फायदा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि टीडीएस पर पड़े होने की वजह से हमें कोई एडिशनल टैक्स को पे नहीं करना पड़ा। और हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम कोई अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइलिंग कर रहे हैं तो किस तरह से हमारे असेसमेंट्स वगैरह की टाइम लिमिट भी उसके साथ साथ ही बढ़ रही है। तो with this, I think this video will be useful for all. Or with this, I conclude my video. And thank you very much.